अब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जो डिपेंड करेगी क्वांटिटी पर, मतलब अमाउंट कितना है, और उसकी साइज पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मैटर। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी एंड साइज ऑफ मैटर। इसके एग्जांपल से समझने का मतलब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? जो क्वांटिटी पे है, उसकी साइज पे डिपेंड करेगी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एग्जांपल कैसे हो जाएगा? जैसे कि हीट क्या है? उसमें जब आप एक लकड़ी के टुकड़े को जला रहे, छोटा टुकड़ा होगा ज्यादा हीट प्रोड्यूस करे, छोटा होगा तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, बड़ा टुकड़ा होगा लकड़ी का वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो आपने क्या करा? लकड़ी का मास बढ़ा दिया तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, मास कम कर दिया तो हीट कम प्रोड्यूस हो गई। तो हीट क्या है? आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो जबकि और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, हीट हो गया, एनर्जी हो गया, और मास भी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास बढ़ेगा तो मोल भी बढ़ेंगे, मोल बढ़ेंगे तो मास बढ़ेगा। ये सब क्या हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और कौन कौन सी हो सकती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। अगर आप वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन या मास कम हो जाएगा, और मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम आधा हो जाएगा। ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो उसकी साइज पे या उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, वो कौन सी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? टेम्परेचर, प्रेशर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। अब चाहे एक बाल्टी का लो, फिर चाहे किसी का भी लो, तालाब, समुद्र, जो भी है, तो वाटर का मास चेंज करने पे, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने पे भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इसी तरह प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। एक कमरे का लो या 2 बड़े कमरे का लो या चाहे पूरी अर्थ का लो, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा। तो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। विस्कोसिटी है, डेंसिटी है, ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और भी आप आगे एग्जांपल आते जाएंगे, जैसे हम और भी प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे, और भी स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे, तो सब उसमें आगे एग्जांपल आते जाएंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या है आपका? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब इन दोनों को डिवाइड करा तो हमको कौन सी प्रॉपर्टी मिली? डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक चीज ये बन गया, इंटेंसिव इज इक्वल टू एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। अगर मैं दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे जैसे और आती जाएगी प्रॉपर्टीज में आप एग्जांपल ऐड करते रहना। इसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नाम से पता चला रिवर्सिबल मतलब कि ए से बी बन रहा है, बी से वापस ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया? रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। जब ये इसको बोल देंगे रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या हो जाएगा? ए से बी बन गया, बस बी से वापस ए नहीं बन रहा है, वो क्या होगा? इरिवर्सिबल हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाए, वो होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यानी कि रिएक्शन की। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, पहले इनके कुछ डिफरेंस दिख रहे थे, फिर इसको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ में।
रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत स्लो होता है। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? वेरी फास्ट। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, जबकि इसमें ओनली वन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। वो वन इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब वो अपनी फाइनल स्टेट में आ जाएगा, तो वहां पे उसका वन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल से थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो हमारे पास 3 सिलेंडर है। ठीक है, तीनों सिलेंडर में गैस भरी हुई है। ठीक है, बाहर का प्रेशर है पी एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर है पी। ठीक है, फर्स्ट केस में बात करूं तो पी एक्सटर्नल मेरा 10 एटमोस्फियर और गैस का प्रेशर भी क्या है? 10 एटमोस्फियर। जब दोनों प्रेशर इक्वल है, मतलब एनवायरमेंटल प्रेशर और गैस का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, तो पिस्टन क्या करेगा? मूव अपनी जगह से करेगा नहीं, वो स्टेबल ही रहेगा। जब सेकंड केस की बात करूं तो पी एक्सटर्नल और पी एक्सटर्नल जो इनिशियल में 10 एटमोस्फियर था, यहां पे मैंने क्या करा? बहुत स्मॉल चेंज करा इसमें, इसको मैंने 9.9 एटमोस्फियर कर दिया और अंदर का प्रेशर अभी भी क्या है? 10 एटमोस्फियर है। जब जैसे ही मैंने बाहर का प्रेशर 0.11 कम करा तो क्या हो गया? बाहर प्रेशर कम होती है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का ड्राइविंग फोर्स बढ़ गया बाहर के अपोजिंग फोर्स से, तो क्या हो जाएगा? गैस एक्सपांड कर जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपांसन हो जाएगा। क्यों? बाहर का प्रेशर मैंने बहुत मामूली सा कम करा है, तो ये एक्सपांसन भी बहुत क्या होगा? मामूली से बहुत स्लो है। अब थर्ड केस में मैं क्या कर रहा हूँ? बाहर के प्रेशर को मैंने एकदम से क्या कर दिया? कम, 1 एटमोस्फियर। अंदर का क्या था? 10। जब बाहर का प्रेशर एकदम से 1 एटमोस्फियर होगा तो ये पिस्टन है एकदम से ऊपर मूव करेगा, क्योंकि अंदर का तो बहुत हाई प्रेशर है 10 एटमोस्फियर, जबकि बाहर क्या हो गया? 1 एटमोस्फियर हो गया, तो पिस्टन एकदम से ऊपर एक्सपांड कर जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस में हो तो रहा है एक्सपांशन, लेकिन एक में एक्सपांशन बहुत फास्ट हो रहा है और एक में बहुत ही इनफाइनाइटली बहुत स्लोली हो रहा है एक्सपांशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस को तो हम क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस मेरा हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस, जहां पे पी एक्सटर्नल वेरी वेरी लेस देन किससे हो गया? पी इंटरनल से, है ना? पी एक्सटर्नल क्या हो गया? 1 एटमोस्फियर हो गया, जबकि पी यहाँ पे इंटरनल प्रेशर क्या है? बहुत हाई है, यहाँ पे एक्सपांशन हो जाएगा। वो भी एक्सपांशन कौन सा हुआ? वेरी फास्ट एक्सपांशन। जब एक्सपांशन फास्ट हो गया तो वो प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल हो गया। जो पिस्टन जब ऊपर जाके रुकेगा 1 एटमोस्फियर पे, 180 पे जाके रुकेगा, तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, उसको वो उसकी फाइनल स्टेट आ जाएगी, वहीं पे एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं तो रिवर्सिबल आपको समझना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है? मैं प्रेशर में चेंज बहुत ही स्लोली, बहुत ही कम चेंज कर रहा हूँ, बहुत ही कम डिफरेंस लेके आ रहा हूँ। पहले क्या था? 9.99 था, तो इसमें डिफरेंस क्या गया? 0.11 का आया। फिर वापस मैंने प्रेशर को 9.9 से 9.98 करा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, बहुत ही इनफाइनाइटली स्लोली स्पीड से चलता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या आ रहा है? जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत ही स्लोली स्लोली आ रहे हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आया। तो यहाँ पी एक्सटर्नल मेरा क्या हो गया? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जो इंटरनल प्रेशर से बहुत क्या है? कम कर दिया। डीपी क्या बता रहा है? स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। प्रेशर में चेंज आया है एक्सटर्नल प्रेशर में, वो बहुत ही इंटरनल प्रेशर के कंपेरिजन बहुत ही स्मॉल चेंज करा है। तो जो पिस्टन इतना मामूली सा ऊपर खिसकेगा अपन को दिखेगा भी नहीं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का एक मेन बात यही है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो इनफाइनाइटली बहुत ही स्लोली होता है, इनफाइनाइटली स्लोली होता है। जब प्रोसेस इतना स्लो हो रहा है, जैसे ही वो 9.99 से जब अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जैसे ही वो पिस्टन ऊपर खिसकेगा वहां पे क्या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा।
क्योंकि प्रेशर बहुत बाहर का बहुत कम है, वो वेरी वेरी स्मॉल है। तो हर एक स्टेप में जैसे जैसे प्रेशर आप बाहर का कम करते जाओगे 9.99 से 9.8, 9.97, 9.96, तो हर एक स्टेप में आपका इक्विलिब्रियम एडजस्ट करता जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम एडजस्ट करते हैं, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिर्फ एक फाइनल इक्विलिब्रियम एडजस्ट करेगा जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए 1 एटमॉस्फेयर। जैसे बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, वो अपनी फाइनल स्टेट में आ जाएगा पिस्टन, उस टाइम एक फाइनल इक्विलिब्रियम एडजस्ट करेगा। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में इनफिनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम एडजस्ट करते हैं। तो इसको ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में हो क्या रहा है। रिवर्सिबल का उल्टा ही क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल क्या होता है, बहुत स्लो हो रहा है, जबकि इरिवर्सिबल क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। ठीक है, तो ग्राफ से भी समझ सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर ये मेरा इनिशियल प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये मेरा फाइनल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। मुझे गैस को एक्सपांड कराना है, कहां से, V1 से V2 तक। V1 एटमॉस्फेयर, तो जब मुझे गैस का एक्सपांशन कराना है, तो जब एक्सपांशन होगा, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब जब मैं रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, तो हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है, इनफिनाइटली स्लोली होता है। तो यहाँ मैं 10 एटमॉस्फेयर से प्रेशर कितना करूंगा, 9.99, तब वॉल्यूम में कितना एक्सपांशन होगा, मामूली सा एक्सपांशन होगा। जब वापिस में 9.98 करूंगा तो ये एक्सपांशन धीरे धीरे बढ़ेगा। 10 से 1 एटमॉस्फेयर आने के लिए इतने सारे, इसमें आप इसको और ज्यादा स्मॉल कर सकते हो, 9.09 करके चलो ऐसे, वेरी स्मॉल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में बहुत ही स्लो रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप चल रहे हैं, एक ही स्टेप में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप लग रहे हैं, और हर एक स्टेप पे अपना एक इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप एडजस्ट करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम एडजस्ट करेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस पूरा कैसे चल रहा है, बहुत ही स्लो एक्सपांशन होता जाएगा। ये इनफिनाइट नंबर, इनफिनाइट टाइम लगेगा इसमें। तो ये हो गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल कंडीशन है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। रिवर्सिबल प्रोसेस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल कंडीशन होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप किसी भी प्रोसेस को इतना स्लोली कैरिड आउट नहीं कर सकते। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सपांशन हो रहा है, तो हर एक स्टेप पे प्रेशर और वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल रहा है इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस बहुत ही स्लोली कैरिड आउट हो रहा है, मतलब कि उसके हर एक स्टेप पे प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। जब मैं इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूँ, इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस में वही इनिशियल प्रेशर मेरा 10 एटमॉस्फेयर था और फाइनल प्रेशर मेरा क्या है 1 एटमॉस्फेयर। तो मैं एक्सपांशन करा रहा हूँ गैस का, ठीक है, V1 से V2 तक। अब इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, वेरी फास्ट पिस्टन कब मूव करेगा, जब आप एक्सटर्नल प्रेशर को एकदम से 10 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर कर दोगे, तभी आपके गैस का क्या हो जाएगा, एक्सपांशन हो जाएगा। तो गैस का एक्सपांशन किस प्रेशर पे हुआ, 1 एटमॉस्फेयर पे हुआ, ना कि 10 एटमॉस्फेयर पे हुआ। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब आपने ये एक्सटर्नल को जैसे ही 1 एटमॉस्फेयर करा, वैसे ही गैस का एक्सपांशन कहाँ पहुंच गया, V2 तक पहुंच गया। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक स्टेप पे V2 बनता जा रहा था, हर एक इनिशियल तो प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम तो V1 ही था, जैसे थोड़ा सा आपने एक्सपांड करा तो थोड़ा सा V2 एक्सपांशन हुआ, तो आपने इसको V2 दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक फाइनल एक्सपांशन हो रहा है बस, तो किस प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेयर हो गया, तो आपका प्रेशर क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर या फाइनल प्रेशर क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर होगा, जिसपे आपका एक्सपांशन कैरिड आउट हुआ। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। तो यहाँ पे एक ही इक्विलिब्रियम एडजस्ट करेगा, वो भी कब, जब आपका बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा और वॉल्यूम आपका एक्सपांशन हो जाएगा। तो आपका जो प्रोसेस हुआ वो किस प्रेशर पे कैरिड आउट हुआ, 1 एटमॉस्फेयर पे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस आ गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस में
प्रेशर हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है, वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होता जा रहा है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका प्रेशर एक फिक्स प्रेशर पे एक्सपांशन हो रहा है। किस प्रेशर पे एक्सपांशन हुआ? 1 एटमॉस्फेयर पे। तो एक्सपांशन में आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया? फिक्स हो गया। किस प्रेशर पर आपका एक्सपांशन हुआ है? तो पी एक्सटर्नल क्या हो गया? 1 एटमॉस्फेयर। एक्सपांशन कितना हो गया? V2 माइनस V1 कर दोगे आपको तो डेल्टा V मिल जाएगा, मतलब कितना एक्सपांशन हो वो आपको पता लग जाएगा। तो आपको किसी भी सवाल में ही कह रहा हूँ कि इन्हें इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होगा? वहां पे एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा जहां पे एक्सपांशन कैरिड आउट हुआ, मतलब वहां पे एक ही प्रेशर होगा। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं कि इन्हें रिवर्सिबल प्रोसेस, वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब कि वहां पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर चेंज हो रहा होगा और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। इरिवर्सिबल में सिर्फ आपको एक प्रेशर मिलेगा पी एक्सटर्नल, जबकि रिवर्सिबल में मैं तो आपको वॉल्यूम दे रखा होगा, इतने से इतना एक्सपांशन हो रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फिक्स प्रेशर पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो इनफाइनाइट स्लोली होता है, जबकि इरिवर्सिबल वेरी फास्ट होता है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक फाइनल इक्विलिब्रियम आएगा जब वो अपनी फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा तब। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम में दोनों में चेंज बहुत स्लो आ रहा है, जबकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर पे एक्सपांशन हो रहा है। ठीक है, तो मैं रिवर्सिबल प्रोसेस में ये बता सकता हूँ। और हाँ, कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो एक आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जबकि नेचर में, नेचुरल लेबोरेटरी के लैब में हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जो नेचुरल प्रोसेस होती है वो सारे क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ऑल द नेचुरल प्रोसेस और जो हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आपने एक बार रिएक्शन कर दी बीकर में करके, तो आप वापस उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल हो गया, वापस आप उसको बैक नहीं कर सकते। नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो जितने भी, वो भी क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। ज्वालामुखी का फटना वो क्या नेचुरल है, एक बार फट के वापस उसका लावा है, वापस तो अंदर जाएगा नहीं, तो वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, जब आप एक्सपांशन करा रहे हो तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इंटरनल प्रेशर से कितना स्मॉल चेंज आ रहा है। कब? जब आप एक्सपांशन करा रहे हो। तो जब आप कंप्रेस कर रहे हो, मतलब पिस्टन को नीचे दबाओगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? बाहर का प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। तो बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज्यादा स्मॉल चेंज, ये कब हो जाएगा? जब आप कंप्रेशन करोगे। तो मैं इस दोनों पे मिला के लिख सकता हूँ कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी प्लस माइनस डीपी। तो माइनस आपका पी एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर से कम हो रहा है, तो मतलब एक्सपांशन होगा, और पी एक्सटर्नल आपके इंटरनल प्रेशर से ज्यादा हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। तो डीपी क्या बता रहा है? स्मॉल चेंज को बता रहा है कि आप बाहर के प्रेशर में, एक्सटर्नल प्रेशर में बहुत ही स्मॉल चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। इसके बाद कुछ प्रोसेस है जैसे कि आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, इनका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करते हैं, कितने तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है? आइसोथर्मल प्रोसेस में हम टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं? कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या? एक डेफिनेट वैल्यू है टेम्परेचर की, जैसे कि 298 केल्विन। मैं ए मेरी क्या इनिशियल स्टेट है, ए से जब बी में जा रहा हूँ, बी मेरी क्या होगी? फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में भी टेम्परेचर मेरे T1 वो क्या है? 298 केल्विन है, और फाइनल स्टेट क्या है? बी, उसमें भी टेम्परेचर मेरा क्या है? 298 केल्विन है। तो टेम्परेचर मेरा इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। लेकिन जब मैं बात करूं कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, डेल्टा टी, T2 माइनस T1 करूंगा तो 298 माइनस 298 जीरो हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज dt वो मेरा क्या होगा? जीरो। तो आगे आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पूछेगी कि टेम्परेचर जीरो होता है? नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, कुछ एक डेफिनेट वैल्यू होती है, लेकिन जब टेम्परेचर में चेंज लिखेंगे वो क्या आएगा? मेरा जीरो आएगा। इसी तरह आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर आपका क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन वही प्रेशर में चेंज क्या होगा? जीरो। आपका यहाँ पे P1 क्या हो गया?
1 एटमोस्फियर। तो फाइनल स्टेट में आपका प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो वो भी कितना रहेगा 1 एटमोस्फियर। ठीक है, तो इनमें चेंज कितना आ जाएगा, प्रेशर में चेंज 0। तो क्या हुआ, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। आइसोथर्मल में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप किसी सिस्टम में चेंज करा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, मेरा प्रोसेस क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है, मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर, या सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये भी उसका मतलब हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि आपकी सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है। सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम कब रहेगा, जब उसकी बाउंड्री जो उसकी वॉल है वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी वॉल कंडक्टिंग होगी, कंडक्टिंग वॉल होगी, तभी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर आपकी माने कि रिएक्शन कोई एक्सोथर्मिक हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो क्या करती है, हीट रिलीज करती है, हीट का वॉल करती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, बट आपको प्रोसेस क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, आइसोथर्मल करना है। तो यहाँ से टेम्परेचर का हीट का ट्रांसफर होना चाहिए सराउंडिंग की तरफ। तो सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर कब होगा, जब आपकी वॉल क्या होगी, कंडक्टिंग। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो मुझे वॉल क्या लेनी पड़ेगी, नॉन कंडक्टिंग। गलत है, अगर आप नॉन कंडक्टिंग वॉल ले रहे हो और आपको नहीं पता कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई तो सिस्टम का तो टेम्परेचर बढ़ गया। आपने रिएक्शन तो 298 पे स्टार्ट कराई थी, लेकिन रिएक्शन हुई और उसने हीट रिलीज करी, तो आपका टेम्परेचर 298 से 300 केल्विन बढ़ गया, तो आपका टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ रहा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे इसलिए हम यहाँ पे कौन सी वॉल ले रहे, कंडक्टिंग वॉल, जो कि एनर्जी का या हीट का टेम्परेचर का क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि दोनों में वो बैलेंस हो सके टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ हीट यहाँ पे बाहर चली जाएगी सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ताकि उसमें इक्विलिब्रियम रह जाए, सिस्टम और सराउंडिंग में दोनों का टेम्परेचर क्या रह जाए, सेम रह जाए, कांस्टेंट रह जाए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम कंडक्टिंग वॉल लेते हैं, न कि नॉन कंडक्टिंग वॉल। ठीक है, अगला प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मतलब कि V1 मेरा यहाँ पे 10 लीटर है, तो V2 भी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 लीटर। तो वॉल्यूम में चेंज मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज 0 है, यानी कि यहाँ पे ना तो एक्सपांशन हो रहा है ना ही कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम फिक्स कर रखा है मैंने कंटेनर का। तो यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। अगला प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो वो ट्रांसफर कब नहीं होगा, जब आप सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री है, जो वॉल है, वो कौन सी लोगे, नॉन कंडक्टिंग वॉल। नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी तब भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या हो जाएगा, 0, तभी आपका क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। तो यहाँ पे आपने कौन सी वॉल ली, एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल या नॉन कंडक्टिंग वॉल। तो ये थोड़ा नॉलेज हो गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, आइसोबारिक का क्या है, आइसोकोरिक का क्या है, एडियाबैटिक का मतलब क्या है। एडियाबैटिक में क्या हो गया, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एंड वी यूज एडियाबैटिक वॉल या नॉन कंडक्टिंग वॉल। नॉन कंडक्टिंग वॉल होगी तभी तो अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाएगी, न ही बाहर से हीट अंदर आ पाएगी। ठीक है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको जो सवाल में देता है कि इन रिवर्सिबल प्रोसेस कैरिड आउट बाय आइसोथर्मली, तो रिवर्सिबल का मतलब भी पता लग गया आपको और आइसोथर्मल का भी पता चल गया। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब बहुत ही स्लोली कैरिड आउट हो रही है, और आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया कि वहां पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। इन रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मली कैरिड आउट द एक्सपांशन, कि हम एक्सपांशन करा रहे हैं लेकिन आइसोथर्मली करा रहे हैं और रिवर्सिबली भी करा रहे हैं। तो ये हर एक सवाल में कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, जिससे आपको पता लग जाता है कि सवाल आपको कहाँ ले जाना जा रहा है, कि किस फॉर्मूले की तरफ इशारा कर रहा है आपको सवाल। तो आपको ये की वर्ड्स पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ को कैसे डिराइव होता है,
फर्स्ट लॉ में क्या क्या टर्म्स आती है, एनर्जी, वर्क, हीट, इनका क्या मतलब होता है, किस तरह से इनके फॉर्मूले बनते हैं। ओके।